फिनेस्टिडिल से ये हो रहा है, फिनेस्ट्रेट से ये हो रहा है, तो वो एक ही चीज़ पे आ जाते हैं, या वो आके कहेंगे कि हमें एंटी हेयर फॉल शैम्पू दे दो। तो इस तरह नहीं है, कुछ पेशेंट को साइकोलॉजिकली, क्योंकि वो फील करते हैं, अगर उनको अपना डॉक्टर पसंद है, ट्रस्ट है उस पर, तो वो अगले दिन फ़ोन करके कहेंगे कि वाह मेरे तो बाल इतने अच्छे हो गए, उठना शुरू हो गए, ये वो उसके बाद ज़्यादा गिनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो बाल गिनेगा अपने, रोज़ जाके अपना सेल देखेगा, तो वो कॉन्शियस ज़्यादा हो जाता है, तो उसको लगता है कि मुझे इफेक्ट्स नहीं आ रहे। वो कहते हैं इधर हमने पीआरपी डाली, अगले दिन हमारे बाल जो है ना, बस वो उग जाए किसी तरह। तो जिसका दिल करे आ जाए, लेकिन गंजा जो है वो पीआरपी के लिए बिल्कुल भी ना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट कफील और रहमान एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक स्किन स्पेशलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। तो चलिए चलकर बात करते हैं डॉक्टर मरियम काजी से हेयर लॉस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि प्राइमरी काजेज़ क्या हैं हेयर लॉस की। बहुत अच्छा, सबसे पहले तो टॉपिक आपने चूज़ किया है, ठीक है। और कॉजेज़ आर टू मच। अगर हम लोग इसमें मेल और फीमेल की तरफ जाएँ, तो मेल के हम लोग 2 लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं कि जेनेटिक और हार्मोनल कॉजेज़ हैं। अगर फीमेल में जाएँगे तो देयर इज़ अ लॉट मोर लिस्ट, लेकिन मैं मोटे-मोटे आपको जेन्युइन इश्यूज़ बता देती हूँ। अच्छा, मेनली जो अगर हम मेल की तरफ आते हैं, तो जेनेटिक्स एक बहुत कॉमन कॉज़ है, और साथ में हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने से हेयर फॉल नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है, DHT एक डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, उसमें उसकी तादाद जब ज़्यादा होती है ब्लड में, तो हेयर फॉल होना बेसिकली स्टार्ट होता है। अब जो मेल है उसका यहाँ से फ्रंटल रीजन स्टार्ट होता है, और ये वाला जो एरिया जिसको हम डोनर एरिया कहते हैं, तो वो वाला एरिया जो है वो आपका हमेशा रह जाता है। अब ये सवाल होना चाहिए अगला कि वो क्यों रह जाता है। वो रहता है इसलिए क्योंकि जो रिसेप्टर होता है, जिसको हम 5 अल्फा रिडक्टेज कहते हैं, जिसने टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करना होता है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये हमारे सेफ एरिया होता है, इसलिए हम इसको डोनर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक थोड़ी सी ब्रीफ मैंने आपको हिस्ट्री बताई है मेल की। और फीमेल के लिए आप। अच्छा, हाँ, फीमेल का बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे जो जिस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहूँगी, आयरन डेफिशिएंसी है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, उनके बाल झड़ रहे होते हैं औरतों में, क्योंकि वैसे भी नॉर्मली भी उनका हर महीने का पीरियड साइकिल होता है। इसके अलावा वो क्योंकि आपने प्रेगनेंसी करनी होती है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उनका आयरन लेवल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है फीमेल में, और थायराइड, हाइपर भी हाइपो भी दोनों। एक और चीज़ है जो कि पीसीओडीज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम की वजह से जिन पेशेंट्स को वो होता है, उनका हेयर फॉल वहाँ से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हम कहते हैं कि पहले लोगों में हेयर फॉल इतना ज़्यादा नहीं था, बट आजकल बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ एंजाइटी, डिप्रेशन, जो अक्सर खवातीन और मेल्स दोनों में होता है। अच्छा, मेल की एक चीज़ मेरे दिमाग में है, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ द आजकल तो वेल नोन कॉज है बहुत ज़्यादा कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, आप स्मोक कर रहे हैं, ठीक है। पीसीओडी से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, जो फैट लोग हैं ना, अक्सर मोटे लोग जो होते हैं, जो ओबीज़ लोग हैं, उसमें क्योंकि फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल में। तो फीमेल में फैट जो है वो एस्ट्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, तो उनमें भी मेल टाइप बाल्डनेस आ जाती है अक्सर खवातीन में भी। नॉर्मली खवातीन टेम्पोरल रीजन से ही आप रिसाइड करती हैं, ठीक है। अब इसमें आगे फर्दर ये है कि एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है, ठीक है, जो कि जब विद टाइम कम होता जाता है, तो आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है। अब वो कम किस तरह से होता है, वो इस तरह से कम होता है जब फीमेल जो है अपना 40 से ऊपर जाना शुरू करती है, 50 से ऊपर जाती है, तो एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये भी एक कॉजेज़ में है, ये तो एक नेचुरली होना ही होना है, लेकिन बाकियों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सही। अगर इसी तरह हम बात करें ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अच्छा, हेयर फॉल के ट्रीटमेंट ऑप्शंस, सबसे, अगर ऐसे तो कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ होती हैं, ठीक है, जिसको हम लेके चलेंगे। मतलब एक मैं इस तरह भी अगर सिर्फ बोल दूँ स्टेटमेंट पीआरपी, तो ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। जब हम कॉज देखेंगे, सबसे पहले तो हम उस कॉज को फिगर आउट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे द कॉज। जैसे अगर कोई आयरन डेफिशिएंट है, तो हम उसके इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे और फिर हम उसके लेवल्स अप करेंगे। विटामिन डी डेफिशिएंट है, उसको हम लोगों ने लेवल्स को अप करना है। उसके साथ फिर हम देखेंगे कि अब
हेयर फॉल के मज़ीद क्या कॉजेज़ हैं। एक चीज़ होती है ट्राइकोस्कोप हम यूज़ करते हैं, वो हमें अंदर लेयर स्कैल्प की बताती है। समटाइम्स डैंड्रफ एक लोगों को हो रही होती है और उनका हेयर फॉल हो रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कॉज निकाला, उसको ट्रीट किया। उसके बाद अब हम स्टैटिक मेडिसिन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आई एम स्पेशलाइज्ड इन इट, सो उसमें हम एक बेस्ट ट्रीटमेंट लेते हैं पीआरपी। अब पीआरपी इज़ नॉट इनफ विदाउट मेडिसिन, बिकॉज ये है कि हम 2 मेडिसिन हैं अभी तक एफडीए अप्रूव जो हम यूज़ करते हैं हेयर फॉल के लिए, एक फिनेस्ट्राइड एक मिनॉक्सिडिल है। तो लोगों को ये गूगल पे सोशल मीडिया पे सर्च कर करके वो ये सोचते हैं कि मिनॉक्सिडिल से ये हो रहा है, फिनेस्ट्राइड से ये हो रहा है, तो वो एक ही चीज़ पे आ जाते हैं, या वो आके कहेंगे कि हमें एंटी हेयर फॉल शैम्पू दे दो। तो इस तरह नहीं है, इस तरह है कि हम कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो डीएचटी हार्मोन है ना, उसको ब्लॉक करना है फिनेस्ट्राइड है। पीआरपी ने क्या करना है, पीआरपी ने जो बाल ऑलरेडी है उसको विलिस हेयर, जिसको हम बेबी हेयर कहते हैं, उसको उगाना है, उसको मोटा करना है, ठीक है। और जो अंदर बाल जो हैं मतलब डेंसिटी इंक्रीज करनी है, थिकनेस इंक्रीज करनी है, ठीक है। और अंदर जो बाल डेड हो जाते हैं, जिनको अंडर न्यूट्रिशन हम कहते हैं, तो उनको हम न्यूट्रिशन दे के वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, रीग्रो होते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि वीक हेयर्स को आप जो है एक एनर्जी प्रोवाइड एग्जैक्टली करते स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ओवरऑल हेयर की आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। सही। जैसे आपने एक टर्म डिफाइन की यहाँ पर पीआरपी, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मुझे बता सकती हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है पीआरपी के पीछे? हाँ जी बिल्कुल, पीआरपी इज बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। इसमें होता ये है कि हम आपका ही ब्लड विड्रॉ करके 10 ml 20 ml 30 ml डिपेंड्स कि हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। उसमें से हम सेंट्रीफ्यूज एक मशीन में उसको डाल के फिर हम लोग उसमें से प्लेटलेट्स अलग करते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स अलग क्यों करते हैं, क्योंकि दे आर रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स। तो बेसिकली हमें बालों में ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जिससे बालों की जो हम लोग उसकी हेयर फॉल को रोकना चाह रहे हैं, और जो उसकी हम लोग ग्रो करना चाह रहे हैं। अच्छा, ग्रो से ये मतलब नहीं लेना जो गंजा एरिया या जो बाल्ड है वहाँ पे, नो, वहाँ पे पीआरपी इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। पीआरपी जो है वो इफेक्ट करेगी बेबी हेयर पे, जो ऑलरेडी वहाँ थोड़े थोड़े बाल हैं, जो पतला बाल है उस पर, ठीक है। और ओवरऑल क्वालिटी आपकी बालों की इम्प्रूव करती है, ठीक है, और बाल रुकने से भी बचाती है। तो उसके बाद फिर हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। इसमें टॉपिकल भी होता है और नर्व ब्लॉक भी होता है। तो वो पेशेंट पे हम देख लेते हैं कि पेशेंट से हम पूछ भी लेते हैं कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। कुछ पेशेंट बिल्कुल नहीं कुछ कराते, तो हम वो एक वाइब्रेटर यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी तरह हम उनकी फिर वो प्लाज्मा जो उनके इंसर्ट कर देते हैं, उसके लिए हम एक छोटी सी नीडल यूज़ करते हैं, तो ये प्रोसेस हो जाता है उससे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या इसके लिए आइडियल कैंडिडेट कौन कौन से होंगे? क्या आया इसके लिए कोई गंजा ही इंसान आपके पास आएगा, या जिसके बाल झड़ना शुरू हुए, गिरना शुरू हुए, कंगे भरना शुरू हुए, वो भी आ सकता है, ट्रीटमेंट करवा सकता है? अच्छा, तो जिसका दिल करे आ जाए, लेकिन गंजा जो है वो पीआरपी के लिए बिल्कुल भी ना है, ठीक है। बिकॉज नीचे अगर मतलब बेसिकली अगर नीचे फॉलिकल नहीं है ना नीचे, तो हमने बेसिकली ग्रोथ फैक्टर देख के ना फॉलिकल को जगाना है कि तुम अब बाल ग्रो करो, ठीक है। अब नीचे है ही नहीं, मतलब नीचे कुछ है खाद ही नहीं है, आप समझे लेमैन टर्म में। तो हम क्या उस ग्रोथ फैक्टर्स किस पे जाके टारगेट करेंगे, तो वो तो ना है पीआरपी के लिए, ठीक है। दूसरा आपका क्या सवाल था कि हाँ झड़ने हैं। देखिए, जिनके सबसे बेस्ट तो ये बात है कि जिनके झड़ना शुरू हुए हैं ना, तभी आ जाएं। बहुत ज़्यादा जिनका हेयर फॉल है, ऑब्वियसली दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ये है कि 100 से ज़्यादा 100 बाल आपके जो है ना नॉर्मल रूटीन में गिरते हैं, दे आर फाइन। लेकिन अगर आप सो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके पिल्लों के ऊपर बाल हैं, जब भी आप ब्रश कर रहे हैं और बाल गिर रहे हैं, ठीक है, और एवरी टाइम, और आपको लग रहा है ये 100 से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बंच ऑफ बाल तो ज़रूर आए, ज़रूर। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि कोई ट्रीटमेंट आपसे करवाता है, उसके बाद उसके ये रिमार्क्स होते हैं कि क्योंकि मैंने उस डॉक्टर से करवाया तो मेरे इसके साथ ये मरज़ भी आ गया? नहीं, साइड इफ़ेक्ट की अगर मैं सादा लफ्ज़ में बात करूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अच्छा देखें, पीआरपी इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर इन एस्थेटिक मेडिसिन जो बहुत सेफ है। बहुत सेफ इसलिए क्योंकि आपका अपना ही ब्लड है, उसने आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं देना, बाहर से हम कोई चीज़ नहीं डाल रहे। अब दूसरी बात, ये जो पेशेंट का अगर ये कंसर्न है ना कि मैं एक डॉक्टर के पास गया तो पेशेंट थोड़े सब्र नहीं करते। पेशेंस स्किन हेयर नेल के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसका साइकिल जो होता है ना वो 90 डेज़ का होता है, ठीक है। जो हेयर ग्रो करने से गिरने का साइकिल होता है, ठीक है, वो आगे इसके फेजेस हैं
वो अगर आप मुझसे पूछेंगे, वरना मैं हल्का सा बता दूंगी, ठीक है। सही। तो उसमें ये है कि वो पेशेंट जो है, एक तो इसमें उसको एक फॉलो अप लंबा देना चाहिए। पेशेंट जो होते हैं वो हरी होते हैं, वो कहते हैं इधर हमने पीआरपी डाली, अगले दिन हमारे बाल जो है ना बस वो उग जाएं किसी तरह। और प्रॉब्लम एक और ये होता है कि जब कोई प्रोसीजर एस्थेटिक का कोई भी पेशेंट लेता है ना, पिक्चर्स इसलिए हम लेते हैं बिकॉज वो उसके बाद ज़्यादा गिनना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो बाल गिनेगा अपने, रोज़ रोज़ जाके अपना सर देखेगा, तो वो कॉन्शियस ज़्यादा हो जाता है, तो उसको लगता है कि मुझे इफेक्ट्स नहीं आ रहे। सो इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा लंबा डॉक्टर के साथ लेके चलना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन एडवर्स इफेक्ट्स में अगर आप अनहाइजीनिक कंडीशंस में करवा रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी स्टेरिलाइजेशन अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। और ये है कि अगर आपका एक्टिव कोई इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली वहाँ करनी नहीं चाहिए। और हाँ, जिन पेशेंट्स का बीपी, क्योंकि हम हमेशा पहले चेक करते हैं, अगर आपके बीपी लो बीपी है तो आप पेशेंट को, वैसे तो नॉर्मली हम पीआरपी से कहते हैं कि आप अपने आप को अच्छा हाइड्रेट करके आएँ, ठीक है। हाइड्रेट में हम हमेशा पेशेंट को कराती हूँ, जब वो आते हैं तो भी हम उनको पानी ज़रूर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या पेशेंट लोपरिन ब्लड थिनर जिसको हम कहते हैं, खून पतला करने के लिए कुछ ले रहा है, तो हमें उसको फिर स्टॉप करानी होती है एक टाइम के लिए, बिकॉज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, फिर जाहिर सी बात है हम सुई प्रिक कर रहे हैं तो वो ब्लीडिंग हो सकती है, सो स्वेलिंग हो सकती है। बट अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मली अभी तक मेरे सामने तो इस तरह मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट दे आर रिटन इन बुक्स, ये हो सकता है। सही। लोगों की एक्सपेक्टेशंस की बात करें, अब किसी की शादी होने वाली है, यानी मैं बात करने जा रहा हूँ रिजल्ट्स की, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं इसके रिजल्ट्स इंस्टेंटली आपको विजिबल होते हैं या ये टाइम लेते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये कि जब आप पीआरपी सेशंस करवाते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट के बाद जो इसके रिजल्ट्स होते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म होते हैं या टाइम के साथ वो फेड होते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल था ये। अच्छा, उसमें ये है ना कि देखें, पेशेंट को काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे अभी बात की कि जो बाल गिरने का और उगने का अमल है ना, ये 90 डेज 3 मंथ्स तो लेता ही लेता है। एक टेलोजेनिक फेज होता है, ठीक है, जो जिसमें बाल झड़ रहा होता है, शेडिंग एंड फॉलिंग ऑफ हेयर जिसको हम कहते हैं। सही। उससे उससे हमने बाल को लेके आना होता है एनर्जिन फेज में। एनर्जिन फेज इज बेसिकली ग्रोइंग ऑफ हेयर। तो इस पूरे अमल में ना हमें 3 मंथ्स तो लगते हैं। सो पेशेंट ये एक्सपेक्ट ना करे कि जैसे ही मैंने पीआरपी की है तो अगले ही दिन या 1 महीने बाद उसको फ़ौरन रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, ये है कि कुछ पेशेंट को साइकोलॉजिकली, क्योंकि वो फील करते हैं, अगर उनको अपना डॉक्टर पसंद है, ट्रस्ट है उस पर, तो वो हाँ वो अगले दिन फ़ोन करके कहेंगे कि वाह मेरे तो बाल इतने अच्छे हो गए, उगना शुरू हो गए ये वो। लेकिन वो हमें पता होता है कि ही इज़ सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई ही इज़ सेइंग। सो उसमें ये होता है कि, और हाँ, दूसरी बात ये कि जब एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं कि आपने इतने सेशंस लिए, वैसे 4 सेशंस नॉर्मली हम सबको देते हैं, बट डिपेंड करता है कि एज क्या है, हेयर फॉल कितना है, कॉज क्या है, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बाद 4 to 6 सेशन जो भी हमने दिए, उसके बाद मेंटेनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एवरी 6 मंथ या पेशेंट जो है वो बाल झड़ने से पहले आए हमारे पास, ठीक है। मतलब वो इंतज़ार ना करे कि दोबारा से उसके लेवल्स कम, बिकॉज ये आपकी या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से है या आपकी ग्रोथ फैक्टर्स कम है, डेफिशिएंसी की ही वजह से है, तो वो दोबारा से खुद को डेफिशिएंट ना करे। यानी इसमें फॉलो अप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल एस्थेटिक मेडिसिन में, फॉलो अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।